हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हमारे हिस्ट्री और पोल साइंस का जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे कंसंट्रेट करेंगे और साथ ही साथ जो रिवीजन है वो मैं आप लोगों को कराना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सुनने में आया कि आपको मार्च में प्री बोर्ड एग्जाम्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन जो है हम सारे सब्जेक्ट की स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात करेंगे कि आजादी मिलने से थोड़े टाइम पहले की जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे, तो उस टाइम के पीरियड में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत देश के लोगों को काफी अफेक्ट किया। तो यहाँ पे दे रखा है, स्टार्टिंग है हिंदी में इसका मतलब है उथल पुथल का दौर, यानी कि जब देश में आजादी मिलने वाली थी तो देश में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हुए कि जिसके कारण देश की जो उसके बाद के जो चेंजेस है, सिचुएशन है, काफी ज्यादा चेंज हो गया था। तो कह रहा है 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिल गई थी। 190 सालों की सोचिए कि हमें गुलामी के बाद आजादी तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही साथ देश के जो दो टुकड़े हुए थे वो जो मेमोरी थी लोगों के जहन में वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आजादी से कुछ साल पहले की जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उससे पहले कुछ ऐसी जो घटनाएं हुई पूरे देश भर में, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कह रहा है इन द माइंड ऑफ पीपल देयर वर मेनी इवेंट्स व्हिच हैपेंड रिसेंटली एज वाइड स्प्रेड क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए ये जो है इंडिपेंडेंस का आखिरी सबसे मास मूवमेंट था क्विट इंडिया, जिसे हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, जो 1942 में चला था। और इस मूवमेंट को स्टार्ट करते ही आपको पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन सभी को डायरेक्ट सीधा जेल में डाल दिया गया ताकि मास मूवमेंट ना बन सके। लेकिन उस टाइम पे जो हीरो बनकर उभरे थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने लोगों को आपस में जोड़ा था। और साथ ही साथ आपको आईएनए याद होगा, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने लीड किया था, उन्होंने क्या ना, उनके द्वारा जो फॉरेन एड्स लिए गए, बहुत सारे जो मूवमेंट्स हुए थे। साथ साथ क्या है कि अपराइजिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी 1946 मुंबई में, वहां पे जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। मुंबई में जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, तो काफी अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग चीजें इवेंट्स हो रहे थे। कह रहा ऑल दिस अफसर शो दैट यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम, जितने भी आंदोलन चल रहे थे ये सभी आंदोलन बेसिकली क्या दिखा रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को शो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा बदल गई। वही हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई होते थे, आज कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है फाइनली सेटलमेंट का बीच का रास्ता नहीं ले पाए, और जिसके कारण हमने देखा कि जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई थे आपस में लड़ने लगे। और ये जो एक दूसरे को मारने का, काटने का सिलसिला है काफी टाइम तक चला, और बाद में फाइनली डिसाइड किया गया कि भैया देश में अगर शांति रखनी है देश के दो टुकड़े करने ही पड़ेंगे। तो कह रहे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग ऑफ अगस्त 1946 बिगन अ ईयर ऑफ ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस राइटिंग, यानी कि जो सांप्रदायिक दंगे धर्म के नाम पे जो स्टार्ट हो गए थे। और मैंने आपको बताया था जितने भी देश में प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी पर आता है, तो नॉर्थन इंडिया में जो होता है इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा था। यहाँ पे नॉर्थन और ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो इम्पैक्ट था काफी ज्यादा था। द वायलेंस कल्मिनेटेड इन द मस्करा अकम्पनीड द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, और इसी कारण पार्टीशन कारण आपने देखा कि लोग जो एक जगह दूसरे जगह जा रहे थे। जब इंडिया में पार्टीशन अनाउंस किया, कुछ लोग बेचारे घर से तो निकले लेकिन अपने रास्ते मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही कितने लोग मर गए। आपने देखा मूवी गदर मूवी देखी होगी, जिसमें क्लियरली दिखाया गया कि पार्टीशन के दौरान जो महिलाएं थी, वुमेन थे, बच्चे थे, उनके साथ कितना बुरा इंसिडेंट हुआ। आज भी अगर उसको याद करते हैं तो सभी की जो दिल है दहल जाती है। तो ये सब चीजें जो है देश में चल रहा था। तो अब एक क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। चलो जी, देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 190 सालों की लड़ाई के बाद आजादी तो मिली, पर देश के दो टुकड़े के साथ मिली, हिंदू मुस्लिम यूनिटी खत्म हो गया। अब आजाद भारत के सामने कौन कौन से प्रॉब्लम थे। सबसे पहला जो मुद्दा लिखा ना कि मास मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, कि बहुत सारे जो रिफ्यूजी जो दिल्ली आए थे, बहुत सारे दिल्ली से वहां गए थे, दोनों ही की तरफ से रिफ्यूजी थे, उनकी लाइफ कहते हैं कुछ लोग कुछ महीने, कुछ और कई तो साल भर रेफ्यूजी कैंप पे रहे, कुछ तो घर तक ही नहीं पहुंच पाए अपने। कह रहा है कि 1/3 एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द नवाब राजा रेफर्ड एज ए प्रिंसली स्टेट वांटेड टू बी रूल इंडिपेंडेंट। देखिए ब्रिटिशर्स ने बहुत 190 साल तो रूल तो किया, साथ ही साथ जाते जाते भी वो बहुत बड़ा गेम खेल गए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ साथ। वो चाहते थे भाई भारत में कभी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश ही ना पाओ। इसके लिए उन्होंने क्या करा कि जब हिंदू अलग अलग देश बना दिए तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो जी जो इतने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी कहा कि आज से तुम भी इंडिपेंडेंट हो। पोल में हमने पढ़ा था। अब आपको क्या करना है कि अब आप इंडिया के साथ मिलना चाहो, पाकिस्तान से मिलना चाहो, या आप चाहो तो इंडिपेंडेंट नेशन भी बना सकते हो। जैसे ये सुना कि भैया इंडिपेंडेंट भी हम अपना देश बना सकते हैं, सीधी सी बात है किसी को आजादी का मौका मिलेगा कि इंडिपेंडेंट देश बनाने का मौका मिला तो राजा दूसरे में क्यों मिलेगा? सीधी सी बात है कि नहीं है?
तो यहाँ पे भी सबसे पहले जो त्रावणकोर के राजा थे उसने खुद को अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अगले दिन भैया जो हैदराबाद का निजाम था, रूलर से बोलते थे, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। वहां पे हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे भैया, वो तो स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे कश्मीर को, उन्होंने कहा हम भी अलग ही रहेंगे। तो अब ऐसे में सोचिए कि भारत के 2 टुकड़े पहले हो चुके हैं और जितने भी बचे हुए भारत है उसके 1/3 एरिया पे जो प्रिंसली थे वो स्टेट वो रूल कर रहे थे, राज्य रजवाड़े रूल कर रहे थे। तो देश में डेमोक्रेसी कहां से स्टेब्लिश हो पाएगी? उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट थे। सोचिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना चाहिए आपको। सोचिए तो देश में डेमोक्रेसी कैसे हो पाएगी, एक जैसा रूल कैसे बन पाएगा, कैसे भारत को यूनाइट रखा जा सकता है? तो ये एक बहुत गंभीर समस्या थी जो हम पोल साइंस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द वर्क एंड डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने, संविधान सभा बने, उस पे जो भी काम हो रहा था, जो भी चीजें पास हुई, बहुत डिबेट हुए, बहुत एक दूसरे के उसमें काफी चर्चाएं हुई, तब जाके फाइनल डिसीजन लिए गए। तो यहाँ पे हमको बाकी जो प्रॉब्लम्स है कि किस तरह प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करा, वो नहीं पढ़ना हमको, वो हम ऑलरेडी पोल साइंस में पढ़ चुके हैं। रिफ्यूजी की प्रॉब्लम वो भी हम पोल साइंस पर है। यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट किया गया, कितने टाइम लगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, कौन कौन से मेन लोग थे, उनके बारे में पूरा जो चैप्टर है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की संविधान सभा। कहता है असेंबली वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट nation India was known as a constituent assembly. President of constituent assembly was Dr. Rajendra Prasad. It was formed according to the cabinet mission plan. ये जिससे कैबिनेट ने बनाया था, प्लान किया था, उसी के हिसाब से काम हो रहा था। इसमें जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से चुने नहीं गए थे। आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? उस टाइम पे 21 ईयर्स थे कि जो भी 21 साल के अबव एज है वो लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे और उसके आधार पे चुने नहीं गए थे। बल्कि आपको पता होगा कि उससे पहले 1945-46 में जो इलेक्शंस हुए थे और जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चूज हुए थे, मतलब सिलेक्ट हुए थे लोगों के द्वारा, तो उन लोगों ने जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली बन रहे थे उसको उन लोगों ने बेसिकली उसके मेंबर को चूज किया। आम लोगों ने नहीं किया। आम लोगों ने किसको चुना? उनके रिप्रेजेंटेटिव को। जो लेजिस्लेचर इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि 11 में से 8 जो है किसने जीता था स्टेट, कांग्रेस के पास थे, और 3 जो मुस्लिम लोग बेसिकली जो उनके लिए रिजर्व सीट थी उन्हीं पे उनको जीत मिली थी। तो जितने भी 11 स्टेट थे उसमें जो हम लोगों ने या फिर जनता के द्वारा जो चुने गए थे उन लोगों ने सेलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा था। तो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल जो मेंबर थे 300 मेंबर थे, बट 82% जो डोमिनेशन थी वो कहाँ पे थी? कांग्रेस के। उस टाइम पे देखिए जितने भी लोग थे, चाहे उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी हो, अलग अलग थिंकिंग हो, अलग अलग सोच हो, बट सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। एक मेन जो पार्टी थी कांग्रेस ही उस टाइम पे थी। तो कह रहा है इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो याद रखना है 300 मेंबर्स थे और पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसमें मुस्लिम लीग ने इस पूरी जो मीटिंग थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसको बायकॉट किया क्योंकि उनकी डिमांड जो थी भैया उनको तो सेपरेट देश चाहिए था और वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो इसमें बैठने का उनका मतलब ही नहीं बनता। कह रहा वो जो सोशलिस्ट बहुत सारे स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मानते थे ये तो जो ये पूरी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए। तो ब्रिटिशर्स ने जो प्लान किया था हम लोग बैठ के वो ये जो मेंबर है वो क्या कर रहे पूरा उसको कर रही है। तो कह रहा है कि हालांकि जो डोमिनेट कांग्रेस का था इसमें कोई डिनाइड नहीं कह सकता, लेकिन देखिए आज की कांग्रेस और या आज की किसी पॉलिटिकल पार्टी और उस टाइम के कांग्रेस में बहुत डिफरेंस था। अगर आज क्या है कि बीजेपी की जब बात करते तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, कि भैया उन्होंने जो बोल दिया सारे मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा क्योंकि पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है। देश में हम जितना मर्जी चिल्ला के बोलते कि भैया भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होते हैं, बट आज के टाइम में किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। किसी में ज्यादा जो है परिवारवाद मतलब घुल गया है, ज्यादा परिवार का डोमिनेशन हो चुका है, बट हर एक पार्टी जो है वो किसी में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, जो उस टाइम की कांग्रेस में हुआ करता था। आज अगर राहुल गांधी ने कोई फैसला ले लिया तो कांग्रेस में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि भैया वो उसके खिलाफ बोल सके या उनके खिलाफ जा सके। यही बीजेपी का हाल है, ये एसपी बीएसपी सबका यही हाल है। लेकिन उस टाइम की कांग्रेस में ऐसा नहीं था, सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन थे, कुछ किसी के सपोर्ट में थे। तो कह रहे हैं ना कुछ लोग जो सोशलिज्म के सपोर्ट में थे तो कुछ लोग जो है वो लैंडलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग कम्युनल थे तो कुछ लोग पूरी तरह से सेक्युलर थे। तो हर एक पर्सन की, हर एक लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग थी, अपने अपने ओपिनियन थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। और इसीलिए ऐसा नहीं कि एक बार कांग्रेस ने जो बोल दिया वही सभी लोग मान जाते थे। उसमें भी काफी डिबेट होती थी, बातचीत होती थी, लोगों का ओपिनियन लिया जाता, तब जाके चीजें आपस में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था। कैन द डिस्कशन विद
विद इन असेंबली वर इन्फ्लुएंस बाय द पब्लिक ओपिनियन। देखो पब्लिक ओपिनियन, जनता क्या सोचती है, जनता का क्या ओपिनियन है, इस बात से भी जो है असेंबली में फर्क पड़ता था। कह रहे थे आर्गुमेंट्स वर रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर एंड प्रपोजल वर पब्लिकली डिबेटेड, यानी कि लोग जो भी आपस में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बातचीत हो रही है, डिबेट हो रही है, उसको पब्लिकली न्यूज़पेपर में डाला जाता था, लोग उसको पढ़ते थे, फिर आपस में डिबेट करते थे, फिर देखा जाता था कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो उनका क्या रिस्पॉन्सेज है, और उस रिस्पॉन्स को, जनता के जो रिस्पॉन्सेज थे उसको भी कंसिडर किया जाता था। तो कह रहा है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो बेसिकली चाहते थे उनके जो मदर टंग है, उनकी जो मातृभाषा है, उनको रक्षा किया जाए। रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो चाहते थे कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनको स्पेशल सेफ गार्ड किया जाए। दलित की डिमांड थी कि जिस तरह से उनको दबाया गया है, इसीलिए उनको जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, जो इतने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, उनमें बेसिकली क्या चाहते थे, रिजर्वेशन की डिमांड्स थी। तो कह रहा है इंपॉर्टेंट इशू ऑफ कल्चरल राइट्स, सोशल जस्टिस रेज द पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेटेड इन असेंबली। असेंबली में सभी चीजों पर डिस्कस की गई और तब जाकर एक कॉमन जो है बीच का रास्ता निकालकर फाइनली उसको बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि 82% कांग्रेस के थे तो चलो जी कांग्रेस ने जो भी एक दो बंदों ने डिसीजन लिया और चीजें हो गई। इतना आसान नहीं था। आज की पार्टी और दूसरी उस टाइम की कांग्रेस से बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। आज जो कांग्रेस है वो कांग्रेस उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था, ये आपको समझना पड़ेगा। अब एक डोमिनेंट वॉइस, हमने कह तो दिया कि भैया 300 मेंबर्स थे, बस जो 6 मेंबर थे बहुत ही उन्होंने प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 थे कांग्रेस के। तो 6 में से जो 3 थे, यहाँ पे 50% जो है वो कांग्रेस के ही मेंबर का डोमिनेंस देखने को मिला है। तो नेहरू जी आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उन्होंने पास किया, साथ ही साथ जो नेशनल फ्लैग है जिसमें जो 3 कलर है कि सैफ्रॉन है, व्हाइट और डार्क ग्रीन कलर, और बीच में आपने देखा जो चरखे का एक निशान है ब्लू सेंटर जो है, ये उन्हीं के द्वारा सजेस्ट किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जितने भी प्रिंसिपल स्टेट थे हम पढ़ चुके हैं, उसको इंटीग्रेट करना, और अगर किसी दो लोगों के बीच में अगर डिफरेंसेस क्रिएट होते थे तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेते थे, प्रभावित कर लेते थे किसी को करने के लिए। तो ये बेसिकली कहता है ना, जो एक डायरेक्टर होता है वो पर्दे के पीछे काम करता है और जो एक्टर होता है वो उसको कॉपी करता है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पर्दे के पीछे रह के बेसिकली उन्होंने सारे काम को किए थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड थे, लेकिन हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये ध्यान रखना होता है कि भाई सभी मेंबर को प्रॉपर मौका मिले अपनी बात को कहने का। उसके बाद आते हैं ये 3 तो कांग्रेस के मेंबर हो गए। उसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर, सभी जानते हैं, इनसे इंटेलिजेंट व्यक्ति आज दुनिया में कोई भी नहीं है हुआ। कह रहे ही वॉज फेमस लॉयर, इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन किया। महात्मा गांधी के एडवाइस पे उनको चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब कुछ लिखना, ड्राफ्ट करना और उसको पास कराना। के.एम. मुंशी कह रहे जो गुजरात से बिलोंग करते थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कृष्णा स्वामी अय्यर, तो ऊपर 3 कांग्रेस के हो गए, नीचे भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी ड्राफ्टिंग कमीशन में जो कमेटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तीनों जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी में एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद जो 2 सिविल सर्वेंट्स थे, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, प्रिपेयर द बैकग्राउंड ऑफ पेपर्स वगैरह उन्होंने बनाया। और एस.एन. मुखर्जी जो थे, कह रहे एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल इन क्लियर लीगल लैंग्वेज, कि जो मुश्किल चीजें उसको आसान भाषा में लोगों को समझाना, इसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने सारे लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली मीटिंग मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास किया गया था, मतलब पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। टोटल 389 मेंबर थे। प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे भीमराव अंबेडकर जी थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडवाइजर थे आपने देखा ना बी.एन. राव, ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। ड्यूरेशन जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल हो गए। आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट जो हुआ 26 नवंबर 1946 को हो गया था। इसको इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया। हेड ऑफ द इंट्री गवर्नमेंट जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट और पर्सन थे जो आपको समझना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कैसे कैसे उस पर डिस्कशन हुई, कैसे कैसे डिबेट्स हुए, तो वो सब चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इट वाज अ मोमेंटम रेजोल्यूशन एंड आउटलाइन द ड्राफ्ट डिफाइनिंग आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरह से बताया जा रहा था कि फ्रेमवर्क बताया जा रहा था किस तरह से उसको काम किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें कौन कौन से आइडियाज थे वो हमको समझाया गया। सबसे पहले बताया गया कि भारत जो है इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक है। अब जो भारत है वो पूरी तरह से आजाद हो चुका है
और कोई भी फॉरेन जो कंट्रीज है उनका किस तरह कोई प्रेशर नहीं है, रिपब्लिक है, जनता के द्वारा जो है इलेक्शंस किए जाएंगे। और साथ ही साथ कहा गया इसमें गारंटी दी गई हर एक नागरिक को, सिटीजन को जस्टिस, न्याय मिलेगा, इक्वालिटी, बराबरी का, फ्रीडम, आजादी सभी को दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो बेसिकली बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसीज हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको बेसिकली रिजर्वेशन के द्वारा उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। In outline these objective, Nehru placed in Indian experiment in a broader historical perspective से उन्होंने बताया। तो अब यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम अदर्स, देखिए भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उससे पहले बहुत सारे देश आजाद हो चुके थे, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो हमने बहुत सारे देशों की अच्छी अच्छी चीजों को यहाँ से कॉपी किए। तो आपको इसीलिए आपको पता, जब आगे आप पढ़ोगे तो कई बार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आगे भैया ये तो उधार का संविधान है, कुछ हमने फ्रांस से ले लिया, कुछ कनाडा से ले लिया, कुछ हमने अमेरिका से ले लिया, इंग्लैंड से ले लिया, और चलो जी अपना हमने मिक्सर बना के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। बट ऐसा नहीं है। देखिए कुछ लोगों की जो अच्छी चीज है उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो अगर हम दूसरों की गलतियों से, उनके फेलियर से कुछ हम सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, उनके अचीवमेंट्स को अपना सकते हैं तो अच्छी चीज है। तो वही नेहरू जी ने भी यहाँ पे कहा है कि हम केवल नकल करने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि वहां की सिचुएशन हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंस है। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों की जरूरतों के हिसाब से, उनके एस्पिरेशन, उनकी जो भी इच्छाएं है उनके हिसाब से बनाएंगे, जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया देश के लिए। हमारे जो भी बहुत सारे ऐसे जो सोशल वर्कर्स है, जो सोशल रिफॉर्मर्स है, वो सभी की जो आवाज है वो यहाँ पर है, और सभी की एस्पिरेशन, सभी की इच्छाओं को देखते हुए देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो कह रहे रेफरिंग टू द अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको पता अमेरिका और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, कि वहां पे भी आजादी के लिए और बहुत बड़ा फ्रीडम चला, भारत में भी वही चीजें थी। कह रहे मोमेंटम, कह रहा नेचर ऑफ द इंडियन प्रोजेक्ट वाज एम्फेसिस बाय द लिंकिंग इट टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन द पास्ट। तो इसलिए जो है वहां की से चीजों को लिंक किया जा रहा है। बट नेहरू वाज नॉट सजेस्टेड दैट दोज इवेंट्स वर प्रोवाइडेड टू ब्लूप्रिंट फॉर द प्रेजेंट, कि भैया वो जो इवेंट है वो उस टाइम के लिए ब्लूप्रिंट नहीं हो सकते, और दैट द आइडियाज ऑफ दोज रिवॉल्यूशन कुड बी मैकेनिकली बोरोड एंड अप्लाइड इंडिया। वो चीजें हम वहां से उधार लेकर अपने इंडिया में अप्लाई करें, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर देश की अपने अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग लोगों की चाह होती है। सो ही डिड नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड सजेस्टेड दैट हिज हैड टू बी डिसाइडेड थ्रू द deliberation, and he stressed that the ideals and provision of the constitution introduced in India could not be just derived from the elsewhere, कि कहीं से उठाया और चलो जी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट टू कॉपी, कि सिर्फ हम कॉपी करने वाले नहीं बनेंगे। He said the system of government established in India, कि जो भी हमारे यहाँ पे सिस्टम एस्टेब्लिश होगा, कह रहा है he declared that had to fit the temper of our people, कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों को एक्सेप्ट होगा, It was necessary to learn from the other of the West from their achievements or failure. देखिए जरूरी है कि उनके हम अचीवमेंट से, उनके सक्सेस से, उनके फेलियर से हम कुछ सीखे। बट ऐसा नहीं कि चीजें उठाई वहां से यहाँ पे हम सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट द वेस्टर्न नेशन टू हैड टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एल्सवेयर, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से एक्सपेरिमेंट किया, कहीं से उन्होंने सीखा है। हर कोई जो है कहीं ना कहीं से कहीं ना कुछ सीखता है और उसको फिर आगे वो इंप्लीमेंट करता है। तो किसी सीखने में, किसी चीज को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, बट पूरा का पूरा वहां से उठा के कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से बनेगा, हमारे लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनेगा। और ये चीज उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि मैंने बताया था कि जो बहुत सारे स्टार्टिंग में जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने कहकर बाइकआउट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया ये जो है ब्रिटिशर्स है, उनके द्वारा बनाई गई असेंबली है, तो इसमें हम नहीं जा सकते। तो जवाहरलाल नेहरू ने सफाई दी थी, देखिए बिल्कुल सही है कि उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये नहीं भूलना पड़ेगा कि हम जो आज यहाँ पे खड़े, हमको जनता ने चुना है, समझ है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि 11 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए थे, उसमें से 8 जो है कांग्रेस को मिली थी और 3 जो मुस्लिम लीग जो रिजर्व सीट थी वहां पे जीते थे। तो वहां पे तो जनता ने वोटिंग की ना, फिर जनता के ने जिसको चुना उन लोगों ने वोटिंग करके असेंबली के मेंबर को चूज किया। हम आगे कितना दूर जाएंगे ये सब किस पे डिपेंड करता है, जनता क्या चाहती है, समझ में आए। तो उन्होंने बेसिकली जनता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो कह रहे द विल ऑफ द पीपल, लिखा है सोमनाथ लाहिरी अ कम्युनिस्ट मेंबर सेड वी इंडियंस नीड टू बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा भैया हमको ब्रिटिशर्स के जो प्रभाव है उससे अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। कह रहे ही सेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ब्रिटिश ने बनाया था एंड हम जो है ब्रिटिश के प्लान के हिसाब से काम करें। तो नेहरू जी ने उनके रिस्पॉन्ड में कहा कि भैया ये बिल्कुल सही है, इसको डिनाइड नहीं कह सकता कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल असेंबलीज बर्थ एंड अटैच कंडीशन टू द फंक्शन असेंबली, कि वो लंदन में बैठे हुए जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको चला रहे हैं और
जो भी असेंबली की बर्थ है, जो बने हैं, वो भी उनके प्रभाव से इसको बिल्कुल। बट ही ऑल्सो सेड वी हैव मेट बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पीपल बिहाइंड अस, कि हम जो आज यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि जनता के वजह से उन्होंने प्रेशर किया, तब जाके ब्रिटिशर्स को हमें अधिकार देने पड़े। 1935 एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब याद है कि नहीं है? सो एंड वी शैल गो एज फार एज पीपल विश टू गो अलॉन्ग विथ, कि हम कितने दूर तक जाएंगे और डिपेंड करता है जनता कितने दूर तक हमारे साथ जाती है। तो हमें ये चीज को नहीं भूलना चाहिए। He believed that members of assembly were elected by the provisional legislature and provisional legislature elected by Indian people, कि हमें किसने चुना है? प्रोविजनल लेजिस्लेचर के द्वारा चुने गए, लेकिन उनको किसने चुना है? जनता ने ही तो चुना है। सो वी आर रिप्रेजेंट आवर कंट्रीमैन, तो हम किसको रिप्रेजेंट करें? अपने देशवासियों को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोगों की जो एस्पिरेशंस है, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस वर आइडियल दैट पीपल ऑफ इंडिया एस्पायर फॉर, लोग यही चाहते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बैठना चाहिए, आपस में मिलकर काम करना चाहिए, और जो जो जनता चाहती है उन सभी को यहाँ पर हमको शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पीपल। द वे ऑफ डिफाइनिंग द राइट ऑफ पीपल वाज क्वाइट डिफरेंट। अब अधिकारों की बात हो रही है, कह रहे डिफरेंट डिमांड्स वर मेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अलग अलग हमारे देश में, मैंने कहा ना, भारत की यही एक स्ट्रेंथ भी है, और कई बार ये प्रॉब्लम भी होते हैं कि इतने सारे अलग अलग सेक्शन, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो उनकी डिमांड्स भी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी कुछ अलग होती है। कह रहे दीज डिमांड, आइडियाज, ओपिनियन वर डिबेटेड, डिस्कस एंड कन्फ्लिक्टिंग एंड देन उसके ऊपर फिर से कलेक्टिव डिसीजन लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम कहती है डिबेट ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पढ़िए कि कैसे क्या उन फेवर में थे, कि जो भैया सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे, कि बाय द बी पोकर बहादुर, उन्होंने इंटेंसली डिबेट किया, जोर दिया कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी कि अलग से उनकी इलेक्शन ही होना चाहिए, उनको बिल्कुल सोसाइटी से अलग थलग कर दिया जाए। तो पी पोकर बहादुर ने पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि वी शुड क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटी कुड लिव इन हार्मनी विद अदर्स एंड डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी कुड बी मिनिमाइज्ड। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बना देंगे तो वो आपस में मिलकर रह सकते हैं, और हमको ये करना ही चाहिए। He said electorate will help in giving minority representation of political system। तो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में केवल और केवल वो माइनॉरिटीज ही वोट करेंगे, माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी माइनॉरिटीज है, उस टाइम पे मुस्लिमों को कहा गया था, सिख को कहा गया था, कि ये लोग जो है बेसिकली उनकी प्रॉब्लम को वही उनकी कम्युनिटी के लोग ही समझ सकते, दूसरे लोग उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। लिखा है कि द नीड ऑफ मुस्लिम कुड नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द नॉन मुस्लिम। ही फर्दर सेड, इसीलिए उनको सेपरेट जो है इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। बट इस बात का जो है बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट हुआ। लेकिन मैनी नेशनलिस्ट लीडर्स ने कहा कि भैया ये जो है बहुत ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि इससे हो जाएगा जो माइनॉरिटीज है बिल्कुल इस समाज से कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, रिलीजियस के नाम पे वो डिवाइड हो जाएंगे। और इसीलिए बहुत सारे जो लीडर है उन्होंने स्ट्रांगली इसको अपोज किया, जिसमें जो आरवी धुलेकर का नाम आता है। ही टोल्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ब्रिटिशर्स की एक चाल थी, भैया ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, अब इस चीज को प्लीज बंद कीजिए और सब में यूनिटी लाइए, सब एक साथ मिलके करिए। माइनॉरिटी है इनको साइड में कर दो, अलग से कर दो, ये सब चीजें खत्म कर दो, ये अंग्रेजों की जो चीजें है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसको बहुत ज्यादा उन्होंने कहा भैया एक ऐसा पॉइजन है सेपरेट कि जो हमारे पॉलिटिक्स में घुस चुकी है, और जिसके कारण जो आगे कम्युनिज्म और भी राइट्स होंगे, लोग एक कत्लेआम एक दूसरे को मारेंगे, पार्टीशन इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। सो हमें पीस के लिए, शांति के लिए, तो ये जो सेपरेट चीजों की तो बात बिल्कुल भी मत करो। फिर इस बात को जो जीबी पंत है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, कह रहे हैं डिबेट सेट कि सेपरेट इलेक्टोरेट इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन, भैया देश के लिए तो खतरा है ही, बट जो माइनॉरिटीज है उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होगा, परमानेंटली वो क्या हो जाएंगे, सोसाइटी से आइसोलेट हो जाएंगे, और कभी भी वो देश में जो इक्वालिटी है वो उनको कभी भी देश में नहीं मिल पाएगा। तो फाइनली जो है, लेकिन ऑल दीज आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स was based on the unity of nation। तो सभी ने अपनी डिमांड दी, क्योंकि सभी चाहते थे भाई देश को यूनाइट करके रखा जाए। अब जो देश बचा हुआ है उसमें किसी तरह की जो बंटवारे जैसी बात बिल्कुल भी ना हो, कहना वेयर एवरी इंडिविजुअल इज सिटीजन, हर एक जो इंडिविजुअल है देश का नागरिक है, एंड ईच ग्रुप हैड टू बी एसिमुलेट विद इन द नेशन। हर एक ग्रुप को क्या होगा, इस देश में घुलना होगा, मिलना होगा, ना कि अपने आप को सेपरेट कर लेना होगा। So the constitution will grant citizenship right in return citizenship had offered their loyalty to the state। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, एक सिटीजनशिप को एक अधिकार देता है, तो बदले में वो क्या चाहता है कि भैया उसके देश के साथ तुम लॉयल हो, ठीक है ना, ईमानदार हो। कम्युनिटी कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कल्चर एंटिटीज एंड पॉलिटिकली मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटी आर इक्वल टू मेंबर ऑफ द स्टेट। और हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, किसी भी सेक्शन का हो, ग्रुप का हो,
सभी इक्वल होंगे और इक्वालिटी से ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, सेपरेशन से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया सकता है। क्या बाय 1949 मोस्ट ऑफ द जो मुस्लिम मेंबर थे वो भी एग्री नहीं थे सेपरेट इलेक्टोरेट, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया। और फाइनली मुस्लिम नीडेड टू टेकन एन एक्टिव पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू एंश्योर दैट दे हैड टू डिसीजन वॉइस इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। अब दूसरी बात है कि भैया डिबेट ऑन माइनॉरिटीज की देश में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की क्या डेफिनेशन होगी, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनको इक्वेलिटी के ऊपर लाया जाए, कैसे उनको जो प्रॉब्लम्स है उनको आगे उनको उठाया जाए। तो अब इसमें आता है कि एनजी रंगा क्या ना सोशलिस्ट एंड लीडर ऑफ पीजेंट मूवमेंट वेलकम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था, उनके द्वारा जो प्रेजेंट किया गया था, पास नहीं प्रेजेंट किया गया था। एंड उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि द टर्म माइनॉरिटी विल बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स कि ये जो माइनॉरिटी है वो किनके इकोनॉमिक टर्म के हिसाब से समझ आए, आर्थिक के हिसाब से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देश में किस तरह उसके हिसाब से उनको डिफाइन किया जाएगा। द रियल माइनॉरिटीज आर पुअर एंड डाउन टू कि सही में माइनॉरिटी कौन है, जो बेचारे डेवलपमेंट में पीछे रह गए, जो गरीब है, जो बैकवर्ड है। तो एनजी रंगा ने वेलकम ऑल द लीगल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन बट सेड दिस राइट कैन ओनली बी एंजॉय व्हेन सुटेबल कंडीशन अपॉर्चुनिटी आर प्रोवाइडेड। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार तो दे दिए जाए बट ये राइट कैसे एंजॉय करेंगे जब उनके पास सुटेबल कंडीशन हो, अपॉर्चुनिटी हो। मान ले गरीब व्यक्ति, हम कहते हैं कि भैया उसको भी इक्वलिटी है, लेकिन गरीब और एक अमीर इक्वल कैसे हो सकता है? सही में बिल्कुल सही है, चाहे हम कहने को कितना ही बोल दे कि इक्वल है, बट वो इक्वल नहीं है। गरीबों जो है उनके पास कोई आजादी नहीं है। सो कह रहा है टू मेक अ कंडीशन ऑफ पुअर एंड जो बैकवर्ड लोग हैं उनको पहले बेटर लिया जाए, उनको स्टेट में लाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कह रहा है देयर इज अ नीड टू मच मोर देन इट्स रिजोल्यूशन। Ranga also talked about huge gap between masses of India and their representative in the assembly. Most of the members of the Constituent Assembly do not belong to the masses, but they are represented them as the trustee and their companion are trying to best to work them. कि हर कोई यहाँ पे जो बैठा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है और हर कोई बेस्ट टू बेस्ट काम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जयपाल सिंह कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जो ट्राइबल थे, आदिवासी जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भैया माइनॉरिटी उनको कहा जाए क्योंकि 6,000 सालों से भी उनको दबाया गया। जब भी देश में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, सबसे ज्यादा जो कीमत है वो ट्राइबल्स को ही चुकानी पड़ती है, जिसे हम जनजाति बोलते हैं, जंगलों में रहते हैं। कह रहे उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वो दबाया गया है थ्रू द हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री को उठाकर देखो, सो ही फर्दर सेड अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल्स के लिए हमें प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा ताकि वो जनरल पॉपुलेशन के साथ लेवल पे आ सके, उनके साथ मिल सके। तो उन्होंने कहा कि किसको, देखो यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात हो तो माइनॉरिटी में हम देखा रंगा जी ने क्या बोला कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको माइनॉरिटी का। जयपाल ने कहा नहीं ये तो ट्राइबल्स है, उनको माइनॉरिटी माना जाए। Karan said there is a need to break physical emotional distance to integrate them in the mainstream. He stressed on reservation seat in a legislature as it helped them their demand voice people would be compelled to hear. तो इसीलिए उनको जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि उनको पहले ऊपर लाया जा सके, उनको बराबर दर्जा दिया जा सके। तो अब इसमें बात हुई प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिप्रेस्ड, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए किस तरह से प्रोविजन बने। कह रहा है ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अंबेडकर जो है वो भी चाहते थे जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी, जो भी लोअर कास्ट के लोग थे, बट महात्मा गांधी ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि भैया इस तरह से जो है वो हमेशा के लिए सोसाइटी से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। कह रहा अकॉर्डिंग टू द जे नगम्पा है, उन्होंने कहा था डिप्रेस्ड क्लास जो है 20 से 25% पॉपुलेशन की हमारी कंट्री है, तो इस हिसाब से भैया माइनॉरिटी तो नहीं बनते, बट सोसाइटी में कॉन्टिन्यूसली जो उनको एक लोअर लेवल का दर्जा दिया गया, उनको दबाया गया है, इस हिसाब से उनको माइनॉरिटी बनाना चाहिए ताकि उनकी रिजर्वेशन बनाया जाए और उनको सोसाइटी में आगे अपलिफ्ट किया जाए। तो ये माइनॉरिटी की बात हो रही है, किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, किसको रिजर्वेशन में दिया जाए, उन सब चीजों पे जो है अलग अलग लोगों का अपना ओपिनियन चल रहा है। कह रहे मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास सफर सिस्टमेटिकली मार्जिनल्स, दे हैड नो एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि उनके पास लोगों तक पहुंचने की पहुंच ही नहीं है। दे वर सप्रेस्ड टू द, उनको हमेशा दबाया गया है। सो इतने ज्यादा दबाए गए हैं, इतने ज्यादा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखा गया कभी भी उनको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला। और इस तरह से तो कुछ गिने चुने जो लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, अपर कास्ट लोग होंगे, वही देश को चलाएंगे, उनको तो कभी बराबरी का दर्जा मिलेगा ही नहीं। कह रहे मेंबर्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, उन्होंने जोड़ दिया प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी कुड नॉट बी रिसॉल्व थ्रू द सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन। फिर कुछ उनका भाई जो दलित है, जो अनटचेबल कैटेगरी में आते हैं, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए ताकि लोग आपस में एक दूसरे से मिल सके। और सोसाइटी में जो एटीट्यूड बन चुका है अपर कास्ट लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन,
इनको पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ बना के उसको खत्म कर दिया जाए ताकि सोसाइटी एक साथ आपस में एसिमुलेट हो सके, मिल सके। फिर कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड अ प्रोविजन दैट एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो सबने क्या डिसाइड किया कि जो अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या करते, एबॉलिश कर देते, खत्म कर देते, ताकि ऐसा कोई भी अब आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई किसी को ऐसे कर ही नहीं सकता डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे हिंदू टेम्पल जो है सभी कास्ट के लिए सभी खोल दिया गया। अब वहां पे जो है दलित लोग है वो भी जाके पूजा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जॉब्स गवर्नमेंट ऑफिस रिजर्व फॉर द लोअर कास्ट, जो भी लोअर कास्ट लोग के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट जॉब्स उनके रिजर्वेशन कर दिया गया है। मैंने रिकॉग्नाइज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुड ओनली बी सॉल्व थ्रू अ चेंज इन द एटीट्यूड विद द सोसाइटी। तो देखो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन बना दिया गया है, लेकिन सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी कैसे लाया जाएगा, लोगों का एटीट्यूड को चेंज करके। जब हम और आप जो बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपना नजरिया बदलेंगे और छोटी जात बड़ी जात अनटचेबल इन सब चीजों को ऊपर उठेंगे, तो ही सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो ये माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो चीज हमने देखा फाइनल किस तरह से डिसीजन लिए गए। तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, सबसे पहले तो देखा हमने कि माइनॉरिटी किसको बनाया जाए, किस तरह से उसको अधिकार दिया जाए, और दूसरा कि पावर ऑफ स्टेट किस तरह से जो है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और तीसरी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की। तो अभी हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा है, अब हम यहाँ पे सेंटर स्टेट की प्रॉब्लम पढ़ेंगे और फिर लास्ट हम लैंग्वेज की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है पावर ऑफ द स्टेट। तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टोटल जो भी पावर्स है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। यूनियन लिस्ट, जिसमें कि जो सरकार, जो यूनियन गवर्नमेंट है वही, जो केंद्र सरकार जैसे बोलते हैं वही केवल लॉ बना सकते हैं, जो पूरे देश के लिए बनाते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट होता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है उसमें कानून बनाने का, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट होता है, उसमें दोनों ही बना सकते हैं। बट अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में किसी चीज को लेकर कंफ्लिक्ट होता है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलेगी वही चीज माना जाएगा। तो कह रहा मोर आइटम जो है यूनियन लिस्ट में दिए गए। इन इंडियन यूनियन गवर्नमेंट इज मेड मोर पावरफुल सो दैट इट कैन इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड कैन कोऑर्डिनेट ऑन द मैटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट एंड टू स्पीक द होल कंट्री इन द इंटरनेशनल स्फीयर। तो इस यूनियन लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा आइटम्स दिए गए, क्योंकि पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, पूरे देश के लिए लॉज बना रहे हैं। तो देश की सिक्योरिटी, पीस, कोऑर्डिनेशन उन्हीं के हाथों में, इंटरनेशनल जो स्फीयर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वो सब उन्हीं के हाथों में। तो इसीलिए जो सेंटर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई, इसीलिए जो यूनियन लिस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को शामिल किया गया। तो कह रहे थे यूनियन हेड कंट्रोल एंड मिनरल्स एंड की इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उन सबको स्टेट गवर्नमेंट को ना देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 356 गिव द सेंटर पावर टू टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। अगर किसी स्टेट का गवर्नर कहता है भैया जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो ठीक से लॉ और ऑर्डर नहीं कर पा रही, ठीक से देश को चला नहीं, स्टेट मतलब स्टेट को नहीं चला पा रही, तो हमारा आर्टिकल 356 कहता है कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले, उसके पास ये पावर है कि सारी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते। देखा ना, इमरजेंसी लगा देती है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है, तो जिसके कारण उनको जो स्टेट अपने देश में मनमानी ना करे, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल कर सके। तो कह रहा है हाउएवर सम टैक्सेस जैसे कि लैंड प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, बॉटल ऑफ लिकर टैक्स कुड बी लिवाइड कलेक्टेड बाय द स्टेट ऑन देयर ओन। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इनकम का भी सोर्स दिया गया, ताकि ऐसा ना हो कि जो स्टेट हो पूरी तरह से अपने रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो, हर चीज के लिए पैसा मांगे, भैया मुझे स्टेट की डेवलपमेंट करनी है, तो ऐसे में स्टेट जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो ये जो चीज है उसको डिवाइड कर दिया जाए। फेडरलिज्म को इसीलिए बनाया गया, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, शेयर किया गया, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने काम को सिस्टमैटिकली कर सके। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा ही मतलब ठीक से नहीं कर पाती है, आप जरूरत ज्यादा ही मतलब अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र के पास अधिकार है कि उसके पावर को कंट्रोल करने का। अब इस पे भी डिबेट हुए कि वह सेंट्रल और स्टेट के बीच। तो के संथनान का जो मद्रास के थे, उन्होंने कहा रीएलोकेशन ऑफ पावर वर नेसेसरी, कि पावर जो रीएलोकेट करना बहुत जरूरी है, नॉट ओनली टू द स्ट्रेंथ द स्टेट बट ऑल्सो द सेंटर। केवल स्टेट के लिए नहीं, ये सेंटर भी इससे क्या होगा, मजबूत होगा। हर चीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, वह ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से भी चीजें जो है हाथ में संभल नहीं पाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पावर को हमें क्या करना चाहिए, रीएलोकेट कर देना चाहिए। He said state should be given appropriate fiscal provision so they can work, कि स्टेट को प्रॉपर रेवेन्यू देना चाहिए ताकि वो स्टेट को डेवलप के लिए काम कर सके। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, डू नॉट नीड टू डिपेंड सेंटर ऑन इवन नॉमिनल एक्सपेंडिचर। छोटे मोटे खर्चे के लिए अगर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो तो भैया डेवलपमेंट कैसे काम करेंगे। सो ही एंड मैनी अदर जो थे प्रिडिकेट डार्क फ्यूचर इफ एलोकेशन नॉट डन प्रॉपर्ली। तो कहा भैया ठीक से बंटवारा नहीं होगा तो देश में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए बंटवारे को बड़े ही केयरफुली तरीके से किया गया। अब मैंने कहा था सभी जो है ज्यादा लिखा है नीड फॉर द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे मोस्ट ऑफ द लीडर थे, तो वो क्यों थी।
कैन मैनी लीडर्स हो, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, गोपाल स्वामी हो गए, अय्यर या बालकृष्ण शर्मा हो गए, सभी ने कहा कि नहीं स्ट्रांग जो है सेंटर को होना चाहिए, ताकि सेंटर स्ट्रांग होगी तो वो स्टेट को कंट्रोल कर सकती है, स्टेट को संभाल सकती है, क्योंकि पीस, सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल अफेयर सभी उस देश के पास ही होते हैं। अंबेडकर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वांटेड टू स्ट्रांग एंड यूनाइट सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो उन्होंने कहा, फिर गोपाल स्वामी अय्यर ने कहा कि रिमाइंडेड मेंबर ऑफ द राइट्स एंड वायलेंस दैट वाज अपराइजिंग द नेशन अपार्ट डिक्लेयर दैट सेंटर शुड बी मेड स्ट्रांग एज पॉसिबल। कि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से सेपरेट एक देश बन गया, तो इसीलिए हमें इस तरह की कोई भी अगर ऐसे भविष्य में कोई करने की कोशिश करता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने की, जैसे कि भारत में अब पढ़ेंगे कि पोल साइंस के अंदर की बहुत सारे अलग अलग हिस्से में वो सेपरेट ही अलग देश चाहते हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर जो है सेंट्रल स्ट्रांग होगी तो कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद जो है बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि फॉर यूनाइटेड प्रोविंस रीजन और लेंथ दैट ओनली स्ट्रांग सेंटर कुड मेक प्लान फॉर वेलबींग ऑफ द कंट्री। अगर स्ट्रांग सेंटर होगी तो भैया पूरे देश की कंट्री के लिए अच्छे प्लानिंग कर पाएगी, और यही डिसीजन फाइनली पास हुआ कि जो सेंटर है उसको स्ट्रांग रखा जाए। इस तरह देखा सभी की बात सुनी जाती थी, उस पर डिबेट होते थे, उस सारी बातों को डिस्कस किया जाता था, पास्ट के एक्सपीरियंस को समझाया जाता, फिर फाइनल डिसीजन उसमें लेकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाता था। तीसरा जो मेन टॉपिक था, जिसपे हॉट टॉपिक कह सकते हैं कि बहुत डिबेट हुए, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, कि भाई देश की भाषा क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा में लिखा जाएगा, देश में जो ऑफिशियल काम होंगे वो किस लैंग्वेज में किए जाएंगे। तो कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इशू ओवर द नेशनल लैंग्वेज वाज इंटेंसली डिबेटेड ओवर मंथ्स, कई महीनों तक इस पे चर्चा हुई। लैंग्वेजेस वाज एन इमोशनल इशू। देखो जो भाषा होती है ना बेसिकली लोगों की इमोशन से जुड़ी होती है, एंड इट वाज रिलेटेड टू कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। तो कह रहा है बाय 1930 कांग्रेस और महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट किया था कि जो हिंदुस्तानी है उसे नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, ये पॉपुलर लैंग्वेज है, हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग जो है इसी तरह की भाषा बोलते हैं। और साथ ही कहा जो हिंदुस्तानी डेवलप है वो इंटरेक्शन जो है अलग अलग कल्चर लैंग्वेजेस को अपने अंदर संभाल लेता है, तो इसीलिए जो हिंदुस्तानी को ही क्या बनाएंगे, नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा। यार हिंदुस्तानी लैंग्वेज चीफली मेड अप द हिंदू और उर्दू, हिंदू उर्दू दोनों को मिला है, तो इससे तो जो है हिंदू वो भी खुश हो जाएंगे, मुस्लिम है वो भी खुश हो जाएंगे, बट इट्स कंटेन वर्ड ऑफ अनदर लैंग्वेज। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि जब पार्टीशन हो गए तो जिसके कारण कम्युनल पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है, जिसके कारण हिंदुस्तानी को थोड़ा साइड में किया गया। तो अब आगे प्ली फॉर मेकिंग हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। अब हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज की क्या क्या प्रॉब्लम थी, कौन सपोर्ट में थे, कौन अगेंस्ट में थे, वो सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है जो आर.वी. धुलेकर, अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेड अ स्ट्रॉन्ग प्ली टू मेक हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। भैया उन्होंने बहुत जोर से बोला कि हिंदी को जो आपको नेशनल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, लैंग्वेज विच कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड, और इसी में संविधान को लिखा जाएगा। द प्ली रिवोक्ड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ठीक है, इसके खिलाफ जो आर.वी. धुलेकर ने जिस तरह के लिहाज बोला था, उनको बहुत बार चुप भी कराया गया, जवाहरलाल नेहरू ने कई बार उनकी बातों को संभाला, क्योंकि वो चाहते थे कंफ्लिक्ट ना हो, आपस में जो भी डिस्कशन हो वो बातचीत करके सॉल्व किया जाए। और जब धुलेकर जी बोलते थे तो बहुत गुस्से में बोल जाते थे, और जिससे कि दूसरे लोग हैं उनके कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो जाते थे। तो क्या है, लैंग्वेज कमेटी ऑफ असेंबली प्रोड्यूस अ रिपोर्ट इन विच दीज प्रोविजंस वर देयर। इसमें क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए कि इट ट्राई टू रिसॉल्व द इशू बाय डिसाइडेड दैट हिंदी इन जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज। सो हिंदी फिलहाल जो है अभी इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं। इनिशियली 15 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज किया जाएगा, और कहना ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे इसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा। कहना प्रोविंस वर अलाउड टू चूज, हर एक स्टेट को अलाउ किया गया कि एक लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस, के आपके स्टेट में से एक जो है ऑफिशियल वर्क, जैसे आपको पता होगा आप महाराष्ट्र जाते हो तो वहां पे मराठी चलता है, यहाँ पे आप बिहार में आओगे तो जो है उर्दू सेकंड स्टेट की लैंग्वेज है। तो इस तरह से उन्हें बोला गया कि आप जो है बेसिकली जो है ना कि उसको क्या गया, वन लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस, जो भी स्टेट के अंदर होगा वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज आप इसको यूज कर सकते, ताकि हर एक स्टेट जो है इसको ज्यादा इमोशन पर ना ले और उसको आत्मसम्मान ना समझे, और चीजें जो है बड़े नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाए, और धीरे धीरे हिंदी को फाइनली हम लोग नेशनल लैंग्वेज बना दें। लेकिन जैसे ही ये सब चीजें बात हो रही थी तो कुछ लोग जो है इसके अपोजिशन करे कि भाई हिंदी का जो ज्यादा डोमिनेशन हो जाएगा। तो आपको पता है साउथ इंडियन जो स्टेट होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश हो गया, हमारे केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वो हिंदी नहीं बोलते, तो उनको लगा जबरदस्ती जो है साउथ इंडियन लोगों पे जो हिंदी थोपना ये अच्छी चीज नहीं है, तो काफी जगह पे इससे प्रोटेस्ट भी हुआ था। एस.डी. दुर्गा बाय अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट देयर इज अ इंटेंस अपोजिशन अगेंस्ट साउथ
क्या ना अगेंस्ट हिंदी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भैया इसके बहुत ज्यादा विरोध में खड़े हुए थे। आफ्टर द इरप्शन ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द लैंग्वेज देयर इज अ फियर इन द ओपोनेंट दैट हिंदी इज लेकर ये प्रोविजनल लैंग्वेज कट द रूट ऑफ प्रोविजनल लैंग्वेज एंड कल्चर हेरिटेज एसोसिएटेड विद इट। She had accepted Hindustani as a language of people, but the language behind being changed were from Urdu regional language removed. श्री जो शंकर देव थे बॉम्बे के, वो भी कह रहे थे कि फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी, he had accepted Hindustani as a language of the nation, but he warned if you want to hold support of for Hindi, you must do not anything. भाई अगर तुम चाहते हो हिंदी पूरी तरह से बनाना जाए, तुम्हें दूसरे लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी जो है डोमिनेंस पे आ रहा है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो माहौल थे वो बहुत ही सेंसिटिव थे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल पे थे। तो हमें सभी चीजों को बड़े ध्यान से चीजों को समझ के, ताकि किसी को भी हर्ट ना हो, किसी को भी आइसोलेशन की भावना फील ना हो, सबको साथ में लेके यूनाइट में रख के फिर फाइनल कोई डिसीजन लिया जाए। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कल मिल जाएंगे। इसके साथ हमारा हिस्ट्री जो है कंप्लीट होता है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट करो ताकि रिवीजन हम कर सके। बाकी आप लोगों की पर्टिकुलर कोई डिमांड हो कि कौन से जो भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं उस पर वीडियोस बनाए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।